दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों नैन आईएएस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फिजिक्स भौतिकी, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने देखा मापक यंत्रों के बारे में, राशियों के बारे में, मात्रकों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक आज से स्टार्ट होगा, जो कि कौन सा टॉपिक है? न्यूटन के नियम, गति विषयक नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? न्यूटन के गति विषयक नियम। यही आज हमारा टॉपिक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत महत्वपूर्ण जो है ये नियम है, इनके आधार पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है बने हुए हैं फिजिक्स में। अब देखिए, इन नियमों को समझने के पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी पिंड होता है, कोई भी पिंड है, उसमें गति होती है। उसी गति का वर्णन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना आवश्यक होता है। ठीक है, तो असल में न्यूटन ने ये नियम क्यों प्रतिपादित किए? पिंडों की गति, पिंडों की गति, कोई भी जो पिंड होता है उसकी गति का वर्णन करने के लिए, स्पेशली जो है ये गति के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, किसी पिंड में कोई भी गति होती है, उसको वर्णन करने के लिए न्यूटन ने ये तीनों नियम का प्रतिपादन किया। अब देखिए सीधे पहले नियम पे आते हैं, इनका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। गति विषयक प्रथम नियम है क्या दोस्तों? फर्स्ट लॉ क्या है इनका? देखिए तो फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। फर्स्ट लॉ क्या है? बहुत आसान है। कोई भी वस्तु 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो वो विराम अवस्था में होगी या वो गति की अवस्था में होगी। देखिए, या तो वो वस्तु क्या होगी? विराम अवस्था में होगी, विरामावस्था, या इसको कह सकते हैं विरामस्थ होगी, या वो किस में होगी? गति की अवस्था में होगी। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर यहाँ रखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है और एक उदाहरण यहाँ लेते हैं एक टायर का। एक ये टायर है, ठीक है, ये टायर किस में है? ये विराम अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है? गतिशील अवस्था का। समझने का प्रयास करिए, इस फिगर से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या है, कहा क्या जा रहा है पहले नियम में कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, ये जैसे कि रखा हुआ पत्थर, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है, जैसे ये मूव करता हुआ टायर, ठीक है, ये मूव करता हुआ टायर, तो कहने का मतलब ये है कि इन वस्तुओं की अवस्था में, चाहे वो गति की अवस्था हो इनकी, चाहे वो विराम की अवस्था हो, इनमें कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल इसमें न लगाया जाए। जब तक कि कोई बाह्य बल इसमें नहीं लगाया जाएगा या आरोपित नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी अवस्था पूर्ववत बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो अवस्था है विराम अवस्था, अगर इसमें गतिशील अवस्था का जो है परिवर्तन
आवश्यक होगा तो इसके लिए एक बल हमें आरोपित ही करना पड़ेगा, या इसकी अवस्था को बदलने के लिए मान लीजिए गति की अवस्था में है, हम इसको विराम अवस्था में लाना चाह रहे हैं, तो विराम अवस्था में लाने के लिए ये आवश्यक होगा कि हम इस पर कोई बाह्य बल प्रयोग करें। सीधी सी बात है, इस पत्थर को अगर हमको मूव करना है या गतिशील अवस्था में लाना है तो हमें इस पे बल लगाना होगा, तब ये एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाएगी। अगर हम साइकिल पे चल रहे हैं या इस टायर को भी मान लीजिए, ये टायर फ्री टायर है, ये फ्री टायर मूव कर रहा है, अगर हम इसको हाथ से पकड़ेंगे तभी ये रुकेगा। या मान लीजिए ये टायर किसी गाड़ी का हो या साइकिल का हो, ठीक है, मान लीजिए टायर गति करता हुआ टायर एक साइकिल का हो, तो आपने देखा होगा जब आप ब्रेक लगाते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एक बल इस पे काम करता है, तभी ये अपनी जगह रुक जाता है। मतलब गतिशील अवस्था में रहने वाली वस्तु पर एक बल लगा जिससे वो वस्तु वहीं विराम अवस्था में आ गई, और विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उस पर एक बल लगा के हमने उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, वो गति की अवस्था में आ गई। इससे तात्पर्य क्या निकला, कोई भी वस्तु अपने पूर्ववत अवस्था में है, चाहे वो विराम की अवस्था हो, रुकी हुई अवस्था हो, चाहे वो गति की अवस्था हो, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन तभी करेगी जबकि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। स्वभावतः वो अपनी अवस्था में बने रहने का गुण प्रदर्शित करती है। अब देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे क्या कॉन्सेप्ट क्या निकला कि हर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहने के गुण को प्रदर्शित करती है, मतलब पड़ी रहती है, चाहे वो गति की अवस्था में हो चाहे वो विराम की अवस्था में हो, वो अपनी स्थिति में सुस्त पड़ी रहती है, वो किसी भी बाह्य बल के अलावा वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। जब कोई उसे छेड़ेगा, बाह्य बल लगाएगा उसकी अवस्था को बदलने के लिए, तभी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। ये इसका स्वाभाविक गुण होता है अपनी अवस्था को बरकरार रखने का। और ये गुण क्या है, ये गुण क्या है, इससे ये निकलता है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और ये इसका क्या गुण है, स्वाभाविक गुण है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि जबरदस्ती उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहती है, ये इसकी क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। और यही प्रवृत्ति क्या है, जड़त्व। इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व। मतलब किसी भी वस्तु में अपनी अवस्था को बरकरार रखने का गुण ही क्या है, जड़त्व है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अभी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। मतलब प्रथम नियम जो न्यूटन का है, इस नियम को इसी वजह से हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इससे जड़त्व का जो है नियम प्रतिपादित होता है या गुण प्रतिपादित होता है जो वस्तुओं में निहित होता है, अपनी स्थिति को बरकरार रखने का गुण, चाहे वो विराम अवस्था हो या गति की अवस्था हो। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, जड़त्व का नियम, अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का गुण। क्लियर हुआ, चलिए इस नियम को हम इसी वजह से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ये इसको जड़त्व या इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। मतलब चाहे इसको जड़त्व का नियम कह लीजिए, चाहे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब आपने उदाहरण से इसको समझ भी लिया किस तरह जड़त्व का नियम काम करता है। अब देखिए कुछ चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, अब इसमें आपने एक शब्द पाया, इस नियम में आपने एक शब्द पाया, क्या, बल। क्या पाया, बल। अब देखिए यह भी आपने सुना ना कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक कारक की आवश्यकता पड़ रही है ना, जो कि क्या है, फोर्स है, बल। मतलब बल क्या है, बल कुछ तो है जिसने
किसी भी वस्तु की जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें परिवर्तन किया है। तो बल क्या है? बल वह कारक है जिसके द्वारा वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब बल ही वह कारक है जिससे क्या होता है, किसी भी वस्तु की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन, चाहे वो विराम की अवस्था हो चाहे वो गति की अवस्था। आपने एग्जाम्पल से देख लिया। मतलब बल की परिभाषा आपने समझ ली। बल क्या है? वह कारक है जिसके द्वारा वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बल भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए उदाहरण क्या है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है कुछ प्रथम नियम का, बल का उदाहरण आप एक एक करके समझिएगा। उदाहरण हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, व्यवहारिक सा उदाहरण है। आपने देखा होगा कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में आप लोग बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन होती है, जब झटका लगता है आप गिरते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, कभी कभी आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा कब कब होता है? देखिए, मान लीजिए रुकी हुई गाड़ी है, ठीक है, और एक चलती हुई गाड़ी है। दो कंडीशन होती है जब आप गिरते हैं झटके लगने से। ध्यान से समझिएगा। रुकी हुई गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हैं, मान लीजिए बस है, वो किसी स्टॉपेज पे रुकी हुई है, ठीक है। तो रुकी हुई गाड़ी है, फिर अचानक वो चल पड़ती है, आप असावधान रहते हैं और गाड़ी अचानक चल पड़ती है, तो आप किधर गिरेंगे? अगर आप गाड़ी रुकी हुई है उसमें बैठे हैं तो अचानक जब चल जाएगी तो आप आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? आप जो है पीछे की ओर गिरेंगे, ठीक है। और अगर चलती हुई गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, आप मस्त हैं, आप आराम से सो रहे हैं या सावधान हैं आप, आपको पता नहीं गाड़ी रुकने वाली, अचानक गाड़ी ने ब्रेक मार दिया, ठीक है। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक ले लिया, स्टॉपेज आ गया, उसने अचानक ब्रेक लिया, तो आप किधर गिरेंगे? अगर आप असावधान हैं तो आप एक झटके से किस तरफ गिरेंगे? आगे की तरफ गिरेंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक बार आगे की तरफ गिरते हैं, एक बार पीछे की तरफ गिरते क्यों हैं? इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, ये कारण है जड़त्व के नियम की वजह से या न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की वजह से। ऐसा क्यों होता है? जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है, मान लीजिए रुकी हुई गाड़ी से उदाहरण लेते हैं, आप गाड़ी पर बैठे हैं, गाड़ी की सीट पर बैठे हैं और गाड़ी रुकी हुई है, अचानक गाड़ी जो है चलायमान हो जाती है, आप पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर का दो हिस्सा होता है, एक तरह से गाड़ी के उदाहरण में आप समझने का प्रयास करिए। आपका जो निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के भागों से संबंधित होता है, अटैच होता है। सीट पे आप बैठे होते हैं तो निचला हिस्सा गाड़ी से टच में होता है। ऊपर का जो आपका हिस्सा होता है, कमर से ऊपर का हिस्सा, ये खुली हवा में होता है, मतलब ये फ्री होता है और आप नीचे जो है अपने हिस्से के साथ बैठे होते हैं। अब देखिए, इस उदाहरण में आप समझने का प्रयास करें कि आप जब गाड़ी पे बैठे हैं, रुकी हुई गाड़ी पे, तो जब गाड़ी अचानक आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब चलायमान हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो निचला हिस्सा है वो गाड़ी के साथ तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर का जो फ्री हिस्सा है बढ़ता ये भी गाड़ी के साथ है, लेकिन ये एक झटके के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। ये अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहता है, जैसे ऊपर और नीचे का हिस्सा बरकरार रखना चाहता है। मान लीजिए गाड़ी आगे की तरफ झटका दी और आपका आगे का हिस्सा उसी जगह रहना चाहता है,
तो पिछला हिस्सा आगे बढ़ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा तो आगे बढ़ जाएगा गाड़ी के साथ, ऊपर वाला हिस्सा जो है पीछे झुक जाएगा, क्योंकि इससे तो पता है कि हमको यहीं रहना है। नीचे वाला हिस्सा जो है साथ छोड़ के गाड़ी की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से शरीर तो पूरा मूव ही होगा, लेकिन एक झटका लगेगा ऊपर वाले हिस्से की तरफ, और वो क्या होगा, आप पीछे की तरफ एक हल्का सा झटका महसूस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि शरीर दो भागों में बट जाएगा, कि ऊपर वाला हिस्सा अलग नीचे वाला हिस्सा अलग। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अंतर आएगा, ऊपर वाले हिस्से को एडजस्ट करने के बीच में थोड़ा सा अंतर आता है, वो एडजस्ट कर लेता है, बाद में गाड़ी चलने लगती है तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा एक बराबर हो जाता है। लेकिन सामान्यतः जब वो अचानक स्थिति में परिवर्तन होता है तो नीचे का हिस्सा चूंकि गाड़ी के संपर्क में है तो वो गाड़ी के साथ तुरंत मूव कर जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा तुरंत मूव नहीं कर पाता, उसको समझने में समय लगता है। वो जड़त्व के गुण की वजह से अपनी स्थिति में, कि उसको विराम अवस्था में बरकरार रखना है अपने आप को, ठीक है। तो वो क्या होता है, पीछे की तरफ एक झटके की वजह से गिर जाता है। अब देखिए, यही दूसरा एग्जाम्पल है, चलती हुई गाड़ी। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा दोनों मूवमेंट में है, चल रहे हैं। एक स्वाभाविक गुण है जड़त्व का ये भी, कि जड़त्व की वजह से वो अपनी स्थिति को बरकरार रख रहे हैं, मतलब गतिमान स्थिति को गाड़ी के साथ बरकरार रख रहे हैं। अब अचानक जो है ड्राइवर ने ब्रेक मार लिया। जब अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है तो वही फिर बात हुई कि निचला जो हिस्सा है आपके शरीर का, जो गाड़ी से सीधे संपर्क में है, उसे तो तुरंत समझ में आ जाता है कि गाड़ी रुक गई, वो रुक गया। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है जो हवा में फ्री है, वो क्या होता है, वो तो सोचता है नहीं अभी तो हमको चलते ही जाना है। तो वो क्या करता है, जब ब्रेक लगता है तो वो अपनी स्थिति को, मूवमेंट को बरकरार ही रख रहा है, वो आगे की तरफ झुकता ही चला जा रहा है। तो अचानक ब्रेक लगने पे वो तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आगे की तरफ झुक जाता है। गाड़ी में आपने देखा हो, चाहे कार है चाहे बाइक है, किसी भी गाड़ी में जब अचानक ब्रेक मारते हैं तो नीचे वाला हिस्सा तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा चूंकि जड़त्व की वजह से अपनी पूर्व स्थिति को बरकरार, पूर्व स्थिति मतलब गति की अवस्था को बरकरार रखना चाहता है, तो उसे थोड़ा सा वक्त लगता है सहज होने में। तो अगर गाड़ी चलती है और उसमें ब्रेक लगता है तो आप किधर गिरेंगे, आगे की तरफ। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके साथ हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। या अगर रुकी हुई गाड़ी है, उसमें अचानक मूवमेंट आता है, तब आपका आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ गिरेगा। बहुत व्यवहारिक उदाहरण है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहती है, अचानक जब बल लगता है तब उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, बहुत बार दिया जाता है। वो एग्जाम्पल क्या है, गोली और कांच का। ठीक है, ये अप्लाइड एग्जाम्पल है। इनसे सवाल फिजिक्स में देखिए इस तरह के सवाल आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब इससे मिलते जुलते सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कि अभी अगला जो सवाल है, अगला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोली होती है, गोली कांच के शीशे को छेद कर गोल छिद्र बनाती है। ठीक है, गोल छिद्र बनाते हुए सीधा निकल जाती है, सीधा निकल जाती है, सीधा निकल जाती है, जबकि पत्थर से कांच टूट जाता है। ठीक है, पत्थर से क्या होता है, कांच टूट जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है आप समझने का प्रयास करिए। एक कांच का टुकड़ा ये है, या खिड़की मान लीजिए, ये कांच की खिड़की ये है। दो खिड़की है, दो कंडीशन है, इसको समझने का प्रयास करिए। जड़त्व के नियम का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब मान लीजिए इस खिड़की में किसी ने गोली मारी। ठीक है, किसी ने गोली मारी, तो ये गोली यहाँ सीधा लगेगी और ये सीधा उस पार हो जाएगी, गोली छेद करके निकल जाएगी बाहर। समझने का प्रयास करिए, कांच टूटेगा नहीं, कांच केवल यहाँ जो है जहाँ से गोली एंट्री करेगी वहाँ एक गोल छेद बनाते हुए गोली बाहर निकल जाएगी। और यहाँ क्या होता है,
यहाँ जब आप पत्थर मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये कंडीशन आएगी, ये हो सकता है कांच पूरा चिपक जाए, इस तरह की कंडीशन आएगी, इस तरह की कंडीशन आएगी कि कांच यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से चिटक सकता है, या हो सकता है इस तरह का कुछ शेप बन जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक ही कांच है, किसी भी वस्तु से आप मार रहे हैं, मान लीजिए आप गोली जितनी बराबर वस्तु से मार रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने गोली चलाई या आपने एक गोली उठाई अपने हाथ से मार दी, क्या तब क्या कंडीशन आएगी? तब भी यही कंडीशन आएगी, कांच चिटक जाएगा और यहाँ छेद हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए, जो समझाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल रीजन अलग है, गोली और पत्थर से मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि देखिए, जब यहाँ गोली टकराती है इस कांच से तो होता क्या है, जब गोली इससे टकराती है तो गोली इस पर एक बल लगाती है, और बल लगाने के बाद क्या होता है, गोली कांच को गतिमान कर देता है। क्या करता है? गतिमान कर देता है। जैसे कि आपने देखा ना, कोई बल लगता है तो अगर स्थिर वस्तु है तो वो गतिमान हो जाती है, गतिमान वस्तु है तो वो स्थिर होने का प्रयास करती है। चलिए, अब ये कांच स्थिर है, अब गोली ने इस पे बल लगाया, तो गोली ने बल लगाया तो कांच गोली की तरह गतिमान होने का प्रयास करेगा। तो पूरा कांच गतिमान होने का प्रयास करेगा, इससे पहले गोली जहां पर टच करती है, जो उसका अगला हिस्सा जहां पर जिस कांच के हिस्से पर टच करता है, उस कांच के हिस्से को वो केवल गतिमान करते हुए इतनी स्पीड में होती है गोली कि वो आगे निकल जाती है। मतलब गोली के साथ जब तक पूरे कांच का हिस्सा गतिमान होगा, इसके पहले ही गोली एक साफ छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। ये संभव होता है गोली की स्पीड से। गोली की स्पीड इतनी तेज होती है, आपको आंख से नहीं दिखेगी गोली, गोली चली वहां गोली लग गई, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। और यही स्पीड की वजह से क्या होता है, पूरा हिस्सा गतिमान होने से पहले ही गोली छेद करके बाहर निकल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, पत्थर के टुकड़े से जब आप किसी कांच पे मारते हैं, या मान लीजिए उसी गोली को आप अपने हाथ से खींच के मारते हैं, तो गोली जो है क्या करेगी, कांच को चिटका देगी, या पत्थर कांच को चिटका देगा, न कि एक छेद करते हुए बाहर निकलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप गोली को अपने हाथ से फेंकते हैं, पत्थर को या किसी और वस्तु को फेंकते हैं, तो जब यहाँ पर ये लगता है तो ये पूरे कांच को गतिमान कर देता है। कांच जो स्थिर है, इसी गतिमान वस्तु के साथ वो गतिमान अवस्था में आ जाता है। और गतिमान अवस्था में आने का मतलब आप समझ रहे हैं, जब एक फिक्स कांच है वो गतिमान अवस्था में आएगा तो चटकना उसका स्वाभाविक सी बात है, वो चटकेगा भी और टूटेगा भी। ठीक है, तो वो टूट जाएगा, अगर बहुत हल्के से किसी चीज़ से मारा है तो चटक के रह जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी भारी चीज़ है तो वो जगह जगह से टूट जाएगा और चिटक भी जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि इस वस्तु की स्पीड जो है, गति क्या होती है, कम होती है, जिसको आप हाथ से मारते हैं। ठीक है, तब वो अवस्था में पूरा कांच गतिमान अवस्था में नहीं आने पाता जो है गोली के सेंस में, और यहाँ पर कांच गतिमान अवस्था में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इन उदाहरणों से आप स्पष्ट है कि जो है गोली क्यों निकल जाती है सीधा, क्योंकि गोली की गति तेज होती है, और पूरे कांच के गतिमान होने से पहले ही गोली सीधा सा साफ सा छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। पूरा क्लियर हो गया? ये किस वजह से होता है? जड़त्व के नियम से। किस वजह से होता है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से, कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बरकरार रखना चाहती है, चाहे वो गति की अवस्था हो, चाहे वो वर्तमान में उसकी विरामावस्था हो, तब तक जब तक उस पर कोई बाहर न लगाया जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, हथौड़े का उदाहरण देख लीजिए। हथौड़ा आपने देखा होगा, हथौड़ा जिससे जो है कील में कील को गाड़ते हैं, हथौड़े को आपने देखा होगा कि हथौड़े को जब जो है हत्थे में फिट करना होता है, हत्थे में फिट करना होता है, जैसे ये हथौड़ा है, ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, इस हथौड़े को फिट करना है, आपने देखा होगा ऐसे नीचे की तरफ हमने किया है। हथौड़े को अगर और कसना होगा तो आप उसको जमीन में ऐसे मारते हैं तो और हथौड़ा कसता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो लोहे का भाग है, ये किसका भाग है? लोहे का भाग। और ये किसका भाग है? हत्थे का। ये भी भाग है और ये निचला हिस्सा ये भी है।
अब इसको जब आप ऐसे नीचे पटकते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लोहे का हिस्सा है, जब आप इसको नीचे पटकते हैं तो ये क्या होता है, ये गति की अवस्था में आता है। किसकी अवस्था में आता है, गति की अवस्था में आता है। और ये जो लकड़ी वाला नीचे वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है वो जमीन को टच करता है। अब जमीन पे ही तो मारेंगे ना, तो कौन सा हिस्सा टच करेगा, ये वाला, ना कि लोहे वाला। तो जब लकड़ी वाला हिस्सा जमीन को टच करेगा तो वो क्या होगा हिस्सा, वो तो जमीन पे टच होकर रुक जाएगा। वो जमीन के संपर्क में आते ही उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये जो लोहे का टुकड़ा है जो इसमें फंसा हुआ है, ये क्या होता है, ये फ्री होता है, क्योंकि ये जमीन को तो टच नहीं कर पाया है अभी तक। तो ये गति की अवस्था में ही बरकरार रखने का प्रयास करता है अपने आप को। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करता है। अभी आपने देखा ना गाड़ी वाले एग्जाम्पल में कि गाड़ी में जो है, जो आप जिस हिस्से के साथ बैठे होते हैं, निचला हिस्सा गाड़ी के साथ गतिमान हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा फ्री रहता है। यहाँ पर भी वही होता है, ये लोहे का हिस्सा क्या होता है, नीचे गतिमान ही रहता है, ये हिस्सा गतिमान होता रहता है। और ये जो नीचे वाला लकड़ी का हिस्सा है ये जमीन के संपर्क में आके स्थिर हो जाता है। तो ये नीचे और आके कस जाता है, हत्था क्या होता है, कस जाता है। ये भी जड़त्व का एक बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, अब एक आध उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे पेड़ की टहनियाँ हैं, पेड़ की टहनी है, उदाहरणों से ही सवाल पूछता है। कॉन्सेप्ट तो समझना है आपको, उदाहरणों से सवाल पूछता है। विकल्प देखें, अब मान लीजिए पेड़ की टहनियाँ है, ठीक है, पेड़ की टहनियाँ है, इसमें फल लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, फल लगा हुआ है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है पेड़ों पे चढ़ के जोर जोर से टहनियाँ हिलाते हैं और फल अपने आप गिर जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट जड़त्व का छुपा हुआ है। देखिए, जब ये टहनी हिलाई जाएगी, ये टहनी मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे हिलाया गया, ठीक है, ये जिग जैग मूवमेंट में ऐसे हिलाई जा रही है, इधर भी हिलाई जा रही है, इधर भी हिलाई, झकझोरना जिसको कहते हैं, हिलाना जिग जैग फॉर्म में। अब देखिए, जब ये जिग जैग फॉर्म में हिलाई जाएगी तो इस टहनी के साथ ये जो फल है ये भी जिग जैग फॉर्म में ऊपर नीचे करेगा। अब जिग जैग फॉर्म में फल जो है टहनी के साथ जब ऊपर नीचे करेगा तो उसमें क्या होता है, अब देखिए, टहनी को झटके से हिलाया गया, झटके से ऊपर नीचे किया गया, तो फल जो होता है, टहनी तो ऊपर नीचे होती रहती है, फल अपनी क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। फल क्या होता है, विराम अवस्था में। तो मान लीजिए झटके से टहनी हिला दी गई, ये स्थिति विराम स्थिति में है, ये विराम स्थिति में है। टहनी को पकड़ के किसी ने झटके से हिला दिया तो ये विराम अवस्था में है, ये अपनी विराम अवस्था को बरकरार रखने का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये रुका रहेगा, कुछ देर तक तो रुका रहेगा, फिर इसके बाद इसके साथ मूव करेगा। और अगर ये पक्का फल है तो अपनी स्थिति को बरकरार रखने या विरामावस्था को बरकरार रखने के गुण की वजह से ये वहीं रुका रहेगा। टहनी आपने हिला दी, वो फल टपक जाएगा नीचे। अगर जो है मान लीजिए कच्चा है, थोड़ा सा और मशक्कत करनी पड़ेगी, जब बार बार हिलाएंगे, चूंकि वो फ्री है, आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है टहनी को, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन फल क्या है, फल जो है फ्री है। तो ये क्या होगा, अगर बहुत अधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर पका है तो आप एक झटके से बस इसको मूव कर देंगे, ये वर्तमान स्थिति में विराम अवस्था में बरकरार रखेगा अपने आप को, ये नीचे गिर जाएगा। ये क्या होगा, इससे ये अलग हो जाएगा, ये जो इस तंतु से जुड़ा होता है, इस तंतु से टूट के अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये गुण क्या प्रदर्शित करते हैं, ये गुण दोस्तों जो है जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, ये हमारा है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। चलिए, गति का प्रथम नियम क्लियर हो गया, ठीक है, बस इतना ही है। उदाहरण से आपने इसको समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए गति का हम दूसरा नियम समझते हैं। ठीक है, गति का दूसरा नियम समझते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नियम, देखते हैं ये गति का दूसरा नियम क्या कहता है। गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। अब
अब देखिए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से आपने स्पष्ट समझा कि प्रथम नियम से स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु चाहे वो विराम की अवस्था में हो चाहे वो गति की अवस्था में हो, दोनों कंडीशन में, विराम अवस्था में या वो गति की अवस्था में हो, दोनों में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होता है, उस पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। मतलब हमें दूसरे वाले नियम में सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, इस वाली चीज को हटा देना है। ठीक है, दोनों बातें पहले नियम में थी। इसका मतलब है गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या होगा, कोई बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा। बाह्य बल क्या होगा, लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए भी हमें कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है, एफ लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगा रहे हैं गति की अवस्था में, तो उस पे उसकी गति में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। वो विरामावस्था में भी आ सकती है और ये भी हो सकता है कि उसकी गति में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं, तो या तो उसको रोकने के लिए लगाएंगे या तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए लगाएंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गतिमान वस्तु पे अगर आप बल लगाते हैं तो उसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अच्छा, गति में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, उसमें उस वस्तु में क्या उत्पन्न हुआ, गति में परिवर्तन अगर हो रहा है, गति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उस वस्तु में त्वरण, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया त्वरण का। उस वस्तु में क्या है, क्या उपस्थित है, त्वरण उपस्थित है, एक्सिलरेशन उपस्थित है। जो आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर का काम क्या है, एक्सीलरेशन करना, ठीक है। मैंने इसके पहले भी बताया था आपको, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब आप उस पर बल लगा, गतिमान अवस्था में तो है ही वो गाड़ी आपकी, अब उस पर आप एक्सीलेटर के माध्यम से जो एक्सीलरेशन करते हैं, त्वरण लगाते हैं, त्वरण क्या उत्पन्न होता है, वही जो बल लगाते हैं उसी से त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब उसकी गति की अवस्था में आप परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा उसमें परिवर्तन कर रहे हैं और त्वरण उसका बढ़ा रहे हैं, एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हैं। अब देखिए उस वस्तु में ऐसा कब होगा, जब उस वस्तु में त्वरण पैदा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसकी बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बल का सूत्र इससे निकाला जाए, अगर इससे बल का सूत्र निकाला जाए, त्वरण आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। स्थिर अवस्था में तो बल लगाएंगे तो पहले तो गतिमान अवस्था में बदल जाएगी, लेकिन मान लीजिए वस्तु गतिमान अवस्था में आ गई, उसके बाद उसमें बल लगा रहे हैं आप, एक्सीलरेटर जो दबाते हैं वो बल लगाना होता है, तो बल लगा रहे हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इससे बल का एक सूत्र निकलता है। बल क्या है, बल क्या है, इससे सूत्र निकलता है बल का। तो बल क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल जो F होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, वही जो बल आप लगा रहे हैं, आरोपित बल F जो होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो गति का परिवर्तन होता है, उस वस्तु में त्वरण, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, जो वस्तु में इस बल की वजह से त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण या एक्सीलरेशन त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल, जो आरोपित बल है, अगर इसको निकालना हो कि कितना बल लगाया गया, तो वो बल कैसे आएगा,
F कैसे आएगा, हम उस वस्तु के द्रव्यमान में त्वरण, जो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है उसका गुणा कर देंगे तो वो अपने आप आ जाएगा कि इतना बल लगाने पे इसमें ये जो है उत्पन्न होगा त्वरण। अब देखिए अगर त्वरण निकालना हो, A निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बल में हम अगर द्रव्यमान का भाग दे दें तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा कितना, ये पता चल जाएगा, उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा ये पता चल जाएगा। ये एक हमें सूत्र मिला F बराबर ma का, ठीक है, बहुत अच्छा सूत्र है। अब देखिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है। देखिए वस्तु का जो संवेग है उसको समझने की जरूरत है कि संवेग क्या है, ठीक है। संवेग हम जान लेते हैं, संवेग क्या है, इसी के साथ मोमेंटम, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। संवेग, संवेग ये बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग के, m इंटू वी। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम P से निरूपित करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी, जहाँ m द्रव्यमान है और v क्या है, वेलोसिटी है या वेग है। अच्छा, संवेग का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु के, किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब ये ध्यान दीजिए कि संवेग क्या है, चूंकि इसमें वेग है, वेग की एक दिशा होती है, तो ये क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। क्या होगी, ये सदिश राशि। चूंकि जो है वेग सदिश राशि है इसलिए संवेग भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर इसका क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होगा मात्रक, किलोग्राम, और वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड। क्लियर हुआ। चलिए ये संवेग है। अब संवेग हमको जानना है कि किस तरह हमारे इस नियम में काम आएगा। देखिए अब वस्तु का जो संवेग होता है मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, अब इसमें जो परिवर्तन की दर होती है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए संवेग समझ गए आप। अब संवेग में जो परिवर्तन, इसके जो संवेग में परिवर्तन होगा, यही जो परिवर्तन मैं बता रहा था आपको कि जब आप एक्सीलरेटर दबाएंगे तो उसके वेग में क्या होगा, उसके संवेग में, क्योंकि द्रव्यमान प्लस वेग इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग ही संवेग होगा, तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा। अब आगे आपको यही समझाना चाह रहे हैं। आपने संवेग को भी समझ लिया, बल को भी समझ लिया, अब इसको त्वरण को भी समझ लिया। अब समझने का प्रयास करिए कि वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे, परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती हुआ इसका मतलब कि वेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की जो दर होगी, जितनी ही जो है संवेग परिवर्तन की दर होगी उतना ही बल अनुक्रमानुपाती होगा उसके। या इसको उल्टा समझिए, जितना ही आप उस पर बल लगाएंगे, जितना ही उस पर बल लगाएंगे गतिमान वस्तु पे, उतना ही उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जितना ही बल आप बढ़ाते जाएंगे, जितना बल आप बढ़ाते जाएंगे संवेग परिवर्तन में उतनी ही मात्रा जो है वृद्धि होती जाएगी। उसकी संवेग परिवर्तन की मात्रा में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी जितना आप उस पर बल आरोपित कर जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, आप जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग परिवर्तन में उसके वृद्धि होगी। क्लियर हुआ। चलिए ये समझना क्या होगा कि आरोपित बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। उतना ही संवेग बढ़ता जाएगा जितना ही उस पर आप बल आरोपित करते जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये चीज आ जाए। अब बल का मात्रक क्या है आप जान लीजिए, F बराबर ma, तो सूत्र आपको मिल गया। बल का मात्रक क्या है,
बल का मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक निकल के आ गया हमारा, क्या है? न्यूटन है। अब देखिए, अगर एक न्यूटन बल की परिभाषा दी जाए कि एक न्यूटन बल कितना होता है, क्या है एक न्यूटन बल, तो आप समझिए कि एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु, ये देखिए, ये क्या है? 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है। क्या है? त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बल का मात्रक इस सूत्र से निकालना हो तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक है क्या जो प्रयोग में लाया जाता है? सही मात्रक न्यूटन। ठीक है, ये दोनों मात्रक बल के होंगे। देखिए, अब एक न्यूटन बल की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो क्या देंगे? 1 किलोग्राम वस्तु को, ठीक है, 1 न्यूटन बल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर दे। मतलब किसी भी गतिमान वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण अगर पैदा हो रहा है, एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम है, और उस पर बल कितना लगाया जा रहा है? उस पे 1 न्यूटन बल आरोपित किया जा रहा है। आप चाहे जिधर से समझ लीजिए, चाहे त्वरण को निकालना हो चाहे बल को निकालना हो, दोनों की परिभाषा में ये आएगा कि अगर 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का त्वरण पैदा करना हो किसी वस्तु में, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में हमको 1 न्यूटन बल आरोपित करना पड़ेगा। ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, 1 न्यूटन बल स्पष्ट हो गया। चलिए, अब देखिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलिए, ठीक है, बल का एक मात्रक और है। देखिए, ये मात्रक हमने देख लिया, किलोग्राम भार भी है। किलोग्राम भार, बल का एक मात्रक किलोग्राम भार है। ये किलोग्राम भार कैसे है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बल पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, बल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बल का एक मात्रक और है, किलोग्राम भार। किलोग्राम भार कैसे है? 1 किलोग्राम भार वह बल है, जैसे आपने न्यूटन देखा, ठीक है, कि 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, किसमें? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में। तो 1 किलोग्राम भार कौन सा बल है? ये कैसे मात्रक है? 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु पर गुरुत्व बल के लिए लगता है। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम वस्तु पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। किलोग्राम भार कब कहलाएगा? जब 1 किलोग्राम वस्तु पे ये जो गुरुत्वीय बल लगता है, इसके कारण जो बल लगता है वो होता है 1 किलोग्राम भार। मतलब 1 किलोग्राम भार ये बल किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम वस्तु पर जो आपका गुरुत्वीय आकर्षण बल लगेगा उसके बराबर होता है, उसी को कहा जाता है, मतलब गुरुत्वीय बल। ये क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय बल। ये किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान मतलब ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम वस्तु, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, इसको क्या कहेंगे? जी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जी। मतलब यहाँ बल क्या हो जाएगा? वही जो वहां पर ए था त्वरण, यही यहाँ गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये गुरुत्वीय बल हो गया। यहाँ एक पहले केवल बल था, बल मतलब फोर्स बराबर ma था, आपने देखा। यहाँ पर गुरुत्वीय बल F क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का m ही रहेगा, और यही गुरुत्वीय त्वरण को हम g से निरूपित कर देंगे, जो हम a से निरूपित करते थे। अगर वो नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण होगा g हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आया किग्रा
भार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण पैदा कर दे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है दोस्तों, तो बल भी आपको क्लियर हो गया, पूरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कंप्लीट हो गया गति विषयक, और दूसरा नियम हमने सब देख लिया है, कुछ चीजें बची हैं, तो उसके साथ तीसरे नियम तक हम सारी चीजें उदाहरण के साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।